Good morning everyone. Today we are going to start once again जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रोनिकल्स, यानी कि राजा और इतिवृत्त कह लो या फिर इतिहास के बारे में। क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 द मुगल कोर्ट, मुगल दरबार के बारे में हम बात कर रहे थे 16 एंड 17 सेंचुरी में। 16 और 17 सेंचुरी में जो मुगल दरबार था हमने उसके बारे में बातचीत करनी स्टार्ट की थी। लास्ट टाइम जब हमने इसे अटेंड किया था तो हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट से पहले हमने बात की थी किसके बारे में, जो कैपिटल सिटी है, राजधानियां हैं मुगलों के बारे में। हमने देखा था कि किस तरह मुगल साम्राज्य का जो हृदय था, जो हार्ट का जो प्लेस था, वो वहां की राजधानी होता था, जहां वो दरबार लगाते थे, जहां वो अपने सभी जो स्पेशल वर्क होते थे अपने स्पेशल वर्क को कंप्लीट करते थे। जहां जिसे बाबर ने सबसे पहले, हालांकि बाबर ने लोधियों की राजधानी आगरा पर अपना अधिकार किया था, लेकिन जब तक वो अपने शासनकाल में रहा उसकी राजधानियां बदलती रही। 1560 के आसपास अकबर ने आगरे में एक किले का निर्माण कराया और उस किले में वह आसपास के लाल रंग के बलुआ पत्थरों को भी लगाया था। 1570 के अंदर अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि वो सिकरी मार्ग पर थी, जहां पर हम बात कर सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण स्थल था ये, क्योंकि वहां पर शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मानी जाती थी। इस तरह से ये कहता है वो लोग अपनी राजधानियों को चेंज करते रहे और राजधानियों को इंपोर्टेंस बनाते रहे। आज के जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक आपकी स्क्रीन पर शेयर है, द मुगल कोर्ट। आज हम बात करेंगे मुगलों के कोर्ट माने दरबार के बारे में। जब हम इसके दरबार के बारे में बात करेंगे तो जब हम इसके दरबार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ वर्ड्स यहाँ पर हमने हिंदी लैंग्वेज के यहाँ पर यूज किए हैं, ताकि ये कहता है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से कुछ मेन जो वर्ड्स हैं जिन्हें उन्हें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है वो आराम से इसे ट्रांसलेट किए कर सके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुगल कोर्ट, मुगल दरबार के बारे में। फिजिकल अरेंजमेंट, फिजिकल माने जो भौतिक व्यवस्था थी ऑफ द कोर्ट। ये कहता है दरबार की जो भौतिक व्यवस्था थी, फोकस उसमें केंद्रित किया गया था ऑन द सोवर्जियन। सोवर्जियन का मतलब शासक पर। ये कहता है जो दरबार की जो भौतिक अरेंजमेंट व्यवस्था थी वो केंद्रित थी सोवर्जियन माने शासक पर। वो एक मिरर, एक दर्पण थी। हिज स्टेटस, स्टेटस हिज माने शासक के, स्टेटस माने अस्तित्व का, एज द हार्ट ऑफ सोसाइटी। वो ये दिखाती थी, शासक का जो अस्तित्व है उसका दर्पण दिखाती थी कि वो किस तरह सोसाइटी का हार्ट यानी कि समाज का हृदय होता है, कौन, शासक। इसलिए दरबार जो था, राजाओं का जो कोर्ट यानी कि जो दरबार था वो फिजिकल अरेंजमेंट थी जिस पर जो शासक के अस्तित्व को दिखाता था, किसके रूप में, सोसाइटी के हृदय के रूप में। इट्स माने इसका सेंटर पीस, सेंटर पीस का मतलब केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु था। देयरफॉर इस प्रकार थ्रोन एंड द तख्त, इसका जो केंद्र बिंदु था वो इस प्रकार था जैसे कोई सिंहासन हो या कोई तख्त हो। विच गिव, जिसने, वो सिंहासन वो तत्व जिसने, गिव माने दिया था, फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म माने एक भौतिक रूप दिया था, ऑफ द फंक्शन, कार्यों को लेकर। किसके कार्यों को लेकर, ऑफ सोवर्जिन। सोवर्जिन का मतलब संप्रभु यानी कि शासक के कार्यों को एक फिजिकल रूप दिया था। किसने, उस सिंहासन ने, उस तख्त ने जो इसका केंद्र बिंदु था, एक एक्सिस मुंडी की तरह। अब क्वेश्चन पुट होता है एक्सिस मुंडी किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं एक्सिस मुंडी का मतलब होता है कि एक वो पोल, एक पोल या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा स्तंभ जिसके ऊपर पूरी धरती टिकी होती है। तो इसी तरह ये कहता वो दरबार उन कार्यों के लिए, उसके राज्य के लिए वो एक्सिस धुरी थी, वो स्तंभ था जिसके ऊपर पूरा प्रशासन टिका हुआ था। आई थिंक आप समझ गए होंगे एक्सिस मुंडी का मतलब एक ऐसा पोल या फिर एक ऐसा पिलर जिसके ऊपर पूरी अर्थ टिकी मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं द कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है छत्र।
एक छत्र, द कैनोपी, यह एक ऐसी छतरी थी, ए सिंबल, ये उस छतरी की तरह था, ए सिंबल एक चिन्ह था, ऑफ किंगशिप, जहाँ पे राजतंत्र इन इंडिया में फॉर इन मिलीनियम, मिलीनियम माने सहस्त्राब्दी। ये कहता है कि सहस्त्राब्दियों से, अगर हम पीछे से शुरू करें तो ए मिलीनियम का मतलब होता है, मिलीनियम का मतलब होता है एक सहस्त्राब्दी से भारत में राजतंत्र, किंगशिप माने राजतंत्र का प्रतीक रही थी, कनोपी माने छतरी। वाज बिलीव, ऐसा विश्वास किया जाता था, ये जो छतरी है सेपरेट करती है किसको, रेडियंस, रेडियंस माने कांति, आभा को, किसकी आभा को, सूर्य की आभा को, फ्रॉम डेट द सोवर्जिन, सोवर्जिन माने शासक की आभा से। पूरे पैरे को मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं। द फिजिकल अरेंजमेंट, जो कोर्ट के बारे में, मुगल दरबार के बारे में कहा रहा है, वो ये कहता है द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट, ये कहता है कि दरबार का जो शासक पर केंद्रित दरबार था, उसकी जो भौतिक व्यवस्था थी वो एक दर्पण था। किस चीज का दर्पण था, उस शासक के उस अस्तित्व का जिसमें समाज का हृदय प्रकाशित किया जाता था। जैसा कोर्ट होता था वैसी सोसाइटी मानी जाती थी। इट्स सेंटरपीस, इसे केंद्र माना गया था। इसका केंद्र इस प्रकार का, ये कहता है इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार का थ्रोन माने सिंहासन या तख्त था, विच गिव, जिसने दिया था क्या, सोवर्जिन, सोवर्जिन माने संप्रभु को फिजिकल फंक्शन, फिजिकल कार्य करने वाला रूप प्रदान किया था, जैसे एक्सिस मुंडी द्वारा किया जाता है, जो एक ऐसा स्तंभ होता है जिस पर पूरी धरती टिकी होती है। इसी तरह दरबार एक ऐसा स्तंभ था जिस पर उनका पूरा राज्य टिका हुआ था। द कैनोपी, ए सिंबल ऑफ किंगशिप इन इंडिया फॉर ए मिलीनियम, ये कहता है मिलीनियम, ये कहता है मिलीनियम का मतलब होता है एक सहस्त्राब्दी से इंडिया के लिए राजतंत्र एक छतरी रूपी सिंबल के रूप में कार्य करता रहा है। वाज बिलीव, जिसके बारे में विश्वास किया जाता था, वो सेपरेट माने अलग कर देता है, रेडियंस यानी कि कांति, आभा को, सूरज की आभा को किससे अलग कर देता है, सोवर्जिन माने शासक की आभा से। इसके बाद ये कहता है क्रोनिकल्स, क्रोनिकल्स माने इतिवृत्त, ले डाउन, ये कहता है इतिवृत्त में ले डाउन माने साफ साफ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था इतिवृत्त में साफ साफ, ये कहता है प्रिक्यूशन, प्रिक्यूशन का मतलब होता है सुस्पष्टता, और ले डाउन माने लिखा हुआ, क्रोनिकल्स माने इतिवृत्त, इतिवृत्तों में सुस्पष्टता से लिखा हुआ था। द रूल, जो नियम है वो डिफाइन माने वर्णन करते थे स्टेटस यानी कि हैसियत का, अमोंग्स द मुगल एलिट, मुगल एलिट का मतलब मुगलों में जो सम्राट वर्ग था, मुगलों में जो प्रभुत्वशाली वर्ग था, उनके बीच हैसियत का स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया था। क्रोनिकल्स माने किसने, इतिवृत्त में। इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर जो स्टेटस, जो हैसियत थी, वाट डिटरमाइन, वो निर्धारित की जाती थी बाय, ये कहता है स्पेशियल यानी कि स्थानिक दृष्टि से, प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी मानी निकटता, स्थान की दृष्टि को देखा जाता था, स्थान की निकटता को देखा जाता था टू द किंग, राजा से। ये कहता है, कहने का मतलब है कोर्ट के अंदर स्टेटस निर्धारित होता था कि किसी भी शासक, किसी भी दरबारी का स्थान राजा के कितना निकट है, उसका स्टेटस उतना ही ऊंचा हो जाता था। द प्लेस अकॉर्डेड, अकॉर्डेड माने दिया गया, अगर कोई स्थान टू अकॉर्डेड दरबारी को दिया जाता था बाय द रूलर, शासक द्वारा, वाज ए साइन, वो इस बात का प्रतीक था ऑफ हिज इंपोर्टेंस, उसकी कितनी इंपोर्टेंस है इन द आईज ऑफ एम्परर, बादशाह की आईज माने नजर में। कहने का मतलब है क्रोनिकल्स जो इतिवृत्त थे उनमें साफ साफ स्पष्टता से लिखा गया था कि जो रूल्स, जो शासन था वो वर्णन करता था किसकी, मुगल सम्राटों, मुगल जो सम्राट वर्ग था, मुगलों के बीच में जो विशिष्ट वर्ग था, उनमें उनकी क्या पोजीशन है उसके बारे में साफ साफ ले डाउन लिखा गया था इतिवृत्त में। अब बात करते हैं कोर्ट में ये कैसे निर्धारित होता था, तो ये कहता है दरबार में जो स्टेटस है वो निर्धारित करता था कि वो कैसे निर्धारित होता था, ये कहता है स्पेशियल प्रोक्सिमिटी टू द किंग, कि राजा के निकट किसका स्थान है, जो जितना राजा के निकट बैठता था उसका स्टेटस उतना ही ऊंचा होता था। इसके अलावा वो प्लेस जो अकॉर्डिंग माने दिया जाता था एक दरबारी को बाय द रूलर, शासक द्वारा खुद, वाज ए साइन, वो एक साइन बन जाता था, चिन्ह बन जाता था कि उसकी इंपोर्टेंस एम्परर, बादशाह की नजर में कितनी ज्यादा है। वंस द एम्परर, एम्परर का मतलब सम्राट,
एक बार जब सम्राट सेट का मतलब बैठ जाता था ऑन थ्रोन, जब एक बार सम्राट सिंहासन पर बैठ जाता था, नो वन कैन परमिटेड, नो वन कैन का मतलब किसी को भी, परमिटेड माने अनुमति नहीं थी, टू मूव घूमने की, फ्रॉम हिज पोजीशन अपने पद से, या लीव विदाउट परमिशन या वो बिना परमिशन के दरबार से बाहर नहीं जा सकता था। सोशल कंट्रोल इसलिए कहते हैं सामाजिक नियंत्रण इन द कोर्ट सोसाइटी, ये कहता है कि दरबार के समाज में, ये कहता है सामाजिक नियंत्रण वाज एक्सरसाइज, उसका प्रयोग किया जाता था थ्रू किसके द्वारा, केयरफुली डिफाइनिंग, ध्यान से, ये कहता है केयरफुली माने ध्यान से डिफाइन करने के लिए इसका वर्णन किया जाता था, यानी कि डिफाइन करने के लिए ध्यान से कि किस तरह से इसको हमें आगे बढ़ाना है, इसे डिफाइन करने के लिए किया जाता था। डिफाइन के बाद हम पहले इसी लाइन को पूरा करेंगे, डिफाइनिंग वाली लाइन को, फिर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डिफाइन वाली लाइन में है डिफाइन फुल डिटेल द फॉर्म ऑफ एड्रेस, ये कहता है कोर्टियर्स, और इसके अलावा ये कहता है डिफाइन के बारे में कहता है, ये कोर्टियर्स के बारे में कहता है, इसके अलावा ये बात करता है किसकी, एंड स्पीच विच वर एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट। इस लाइन को हम फिर से स्टार्ट करते हैं, इस लाइन को हम फिर से पढ़ेंगे एक बार, इस लाइन को हम फिर से पढ़ेंगे। ये लाइन कहां से शुरू है, ये कहता है सोशल कंट्रोल, जो सामाजिक नियंत्रण था इन कोर्ट, कोर्ट माने दरबार के समाज में, वाज एक्सरसाइज उसका प्रयोग होता था थ्रू किसके माध्यम से, केयरफुली डिफाइनिंग, यानी कि सावधानी से, डिफाइनिंग माने वर्णन किया जाता था, किसका वर्णन करते थे वो, सावधानी से, फुल डिटेल पूरी डिटेल के साथ, फॉर्म ऑफ एड्रेस किस तरह से संबोधन किया जाना है, कोर्टियर्स ये कहता है कोर्टिस, कोर्टिस माने किस तरह से शिष्टाचार को निभाना है, एंड स्पीच और किस तरह से उन्हें अपनी व्यक्त बातों को व्यक्त करना है, ये कहता है वाज एक्सेप्टेबल, जिसे एक्सेप्ट, जिसे स्वीकार किया जाता था इन द कोर्ट, कोर्ट में। द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ी सी भी, ये कहता है इन फ्रिंज, ये कहता है इन इनफ्रिंजमेंट, इनफ्रिंजमेंट का मतलब उल्लंघन करना, ये कहता है इटिक्विटी, इटिक्विटी माने शिष्टाचार, अगर स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा सा भी, ये कहता है इनफ्रिंजमेंट, इनफ्रिंजमेंट का मतलब होता है अगर थोड़ा सा भी उल्लंघन किया जाता था, इटिक्विटी माने शिष्टाचार का, वाज नोटिस अगर नोटिस कर लिया जाता था, द पनिश ऑन द स्पॉट तो उसी टाइम उस दरबारी को पनिश कर दिया जाता था। इस तरह का शिष्टाचार वहां पर यूज किया जाता था। अब हम आगे बढ़ने से पहले हमारा कुछ पार्ट जो था, जो हमने एक टाइम के लिए रोक दिया था, दरबार इन आई अकबरी के बारे में, हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। दरबार ई अकबरी, अकबरनामा के अंदर क्या दरबार के बारे में लिखा गया है, तो हम बात करेंगे अबुल फजल की। अबुल फजल ने गिव माने दिया है, एक विवरण माने सजीव, क्या दिया है, एक सजीव अकाउंट दिया है, अकाउंट माने विवरण दिया है अकबर के दरबार का। वो कहता है अकबर के दरबार में क्या होता था, ये कहता है व्हेनेवर हिज मैजेस्टी होल्ड कोर्ट ए लार्ज ड्रम, व्हेनेवर माने जब भी, हिज मैजेस्टी माने बादशाह, यानी कि अकबर के लिए वर्ड यूज किया, मैजेस्टी माने महाराज, हिज मैजेस्टी जब भी कोई अकबर या कोई भी बादशाह होल्ड कोर्ट, होल्ड कोर्ट माने कोर्ट यानी कि दरबार को लगाता था, ए लार्ज ड्रम एक बहुत बड़ा ड्रम, इज बीटन माने बजाया जाता था। ये कहता है द साउंड ऑफ विच वाज अकम्पेन्ड बाय डिवाइन फ्रेज, इसके बाद ये साउंड, ये जो बीट्स, जो ड्रम से बीट, जब ड्रम को बजाया जाता था जो साउंड निकलती थी, विच आर कंपेन, कंपेन माने ये साथ साथ चलाई जाती थी, बाय डिवाइन फेज, डिवाइन माने उस समय उनके जो भगवान थे अल्लाह के गुणगान में ये ड्रम बजाया जाता था। इन दिस मैनर, इस तरीके से पीपल ऑफ ऑल क्लासेस, सभी वर्गों के लोग जो थे, रिसीव नोटिस, उस ड्रम की आवाज से सबको नोटिस मिल जाता था कि दरबार लग चुका है। हिज मैजेस्टी सन, उसके महाराजा के बादशाह के बेटे, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन और उनके जो पोते थे, एंड ये कहता है ग्रैंडिस, ये कहता है ग्रैंडिस ऑफ द कोर्ट, ग्रैंडिस माने दरबार में दरबारी, दरबार के अंदर जो दरबारी बैठते थे वो दरबारी, एंड ऑल अदर मैन और दूसरे जितने व्यक्ति थे, हु हैड एडमिटेंस, एडमिटेंस माने प्रवेश की जिन्हें आज्ञा थी, वो सारे दरबार में पहुंच जाते थे।
अटेंड टू मेक द क्रोनिस। अटेंड टू मेक द क्रोनिस का मतलब वो क्रोनिस की मुद्रा में खड़े हो जाते थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्रोनिस क्या है। क्रोनिस अभिवादन करने का एक ऐसा तरीका था जिसके अंदर दरबारी दाएं हाथ की हथेली को माथे पर लगाते थे और वो इस तरह से यहाँ पे क्या करते थे, दाएं हाथ की हथेली को माथे पर लगाते थे और वो इस तरह से यहाँ पर क्या करते थे, अपना कार्य शुरू करते थे। तो इस तरह से ये कहता है हम उनकी बात कर सकते हैं। ये कहता था कि जो कहने का मतलब है क्रोनिस के बारे में मैं फिर बता देता हूँ। क्रोनिस अभिवादन यानी कि नमस्कार करने का एक तरीका था जिसमें बाएं हाथ की हथेली को सिर पर लगाया जाता था। उसके बाद ये कहता है झुकते हुए उन्हें सलाम किया जाता था। तो हम बात कर रहे थे अटेंड, ये सब दरबारी जितने भी दूसरे मैन थे जिन्हें प्रवेश करने की आज्ञा मिली हुई थी, अटेंड माने खड़े रहते थे, टू मेक द क्रोनिस, क्रोनिस माने आज्ञा का पालन करने के लिए, एंड रिमेन स्टैंडिंग इन देयर प्रॉपर प्लेस, और वो तब तक अपने प्रॉपर प्लेस यानी कि अपनी सही जगह पर खड़े रहते थे। इसके अलावा दरबार में और कौन कौन होता था, लर्न मैन, लर्न का मतलब विद्वान व्यक्ति, ऑफ रिनाउन, रिनाउन का मतलब होता है ख्याति, जिन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली हुई थी, स्किलफुल मैकेनिक्स, कुशल मैकेनिक, पे व्यक्त, पे माने वो भी व्यक्त करते थे, देयर रिस्पेक्ट, राजा की रिस्पेक्ट में खड़े रहते थे, एंड द ऑफर एंड द ऑफिसर, जो अधिकारी थे, जस्टिस माने जो न्याय के अधिकारी थे, प्रेजेंट देयर रिपोर्ट, वो अपनी रिपोर्ट दरबार में प्रस्तुत करते थे। हिज मजेस्टी, मजेस्टी माने उनका राजा यानी कि जो बादशाह था, विद हिज यूजुअल, यूजुअल माने आमतौर पर, इनसाइट, इनसाइट माने अंतर्दृष्टि, अपनी अंतर्दृष्टि का यूज करता था, गिव ऑर्डर, और वो ऑर्डर आदेश देता था, और सेटल और व्यवस्थित करता था, एवरीथिंग, हर वस्तु को, इन ए सेटिस्फैक्टरी मैनर, कि सब लोग उससे संतुष्ट हो जाए, इस तरह से वो हर मामले को निपटाता था। ड्यूरिंग द होल टाइम, ये कहता पूरे समय दरबार में, स्किलफुल, स्किलफुल माने कुशल, और ये कहता है ग्लैडिएटर, स्पेलिंग ध्यान रखना इस वर्ड को, ग्लैडिएटर्स, ग्लैडिएटर्स का मतलब होता है तलवार चलाने वाले। ये कहता है ड्यूरिंग द होल टाइम, पूरे समय में तलवार चलाने वाले जो कुशल होते थे, एंड वेस्टलर, और जो पहलवान होते थे, फ्रॉम ऑल कंट्री, पूरे देश से, ये कहता है सभी देशों से, होल्ड देमसेल्फ, खड़े रहते थे वहां पर, इन रेडीनेस, उत्सुकता के साथ, एंड सिंगर्स, और जो गायक थे वो उत्सुकता से खड़े रहते थे कि कब उनकी टर्न आएगी और कब उनको अपनी जो कलाबाजी वो दिखाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो सिंगर थे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आल्सो आर इन वेटिंग, वो भी इंतजार में खड़े रहते थे। क्लेवर जुगलर, क्लेवर माने चालाक, जुगलर माने जो बाजीकार थे, फन्नी, ये कहता है टम्बलर, टम्बलर का मतलब होता है कलाबाजी दिखाने वाले, जो मजाकिया कलाबाज थे, आल्सो अनेक्सियस, एनेक्सियस का मतलब वो भी उत्सुक रहते थे, टू एग्जिबिट का मतलब प्रदर्शन करने के लिए, देयर, ये कहता है डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है अपनी दक्षता को दिखाने के लिए, और एग्लिटी का मतलब अपनी चुस्ती को दिखाने के लिए वो तैयार रहते थे। इस प्रकार अबुल फजल ने जो था दरबार ए अकबरी में इन सब का वर्णन किया है, किसमें, दरबार ए अकबरी में। अब हम कोर्ट में आगे बढ़ते हैं। हम आगे थे द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, मुगल दरबार के अंदर शिष्टाचार प्रकट करने के, राजा के प्रति अभिवादन करने के कौन कौन से तरीकों को यूज किया जाता था। ये कहता है टू फॉर्म ऑफ सेल, ये कहता है सैल्यूएशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, सैल्यूट, सैल्यूट से बना है सैल्यूटेशन, यानी कि अभिवादन के जो रूप थे, ऑफ रूलर, राजा के प्रति, इंडिकेट, वो सूचित करते थे, द पर्सन स्टेटस, एक व्यक्ति का स्टेटस कैसा है, एक व्यक्ति की हैसियत कैसी है, इन द हेरिटरी, यानी कि पदम करुणा, ये कहता है पदानुक्रम का मतलब पद के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की हैसियत कैसी है, वो राजा के प्रति वो सूचित करते थे कि वो किस तरह से अभिवादन करता है, यानी कि सैल्यूटेशन करता है। दीपर, दीपर माने गहरा, ये कहता है प्रोस्टेशन, प्रोस्टेशन का मतलब लेट कर, जब गहराई से लेट कर प्रणाम किया जाता था, रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट प्रस्तुत करता था हायर स्टेटस, कि जो वो ऐसे प्रणाम करता था वो रिप्रेजेंट करता था कि उसका स्टेटस काफी हाई है।
द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन, सबमिशन का मतलब होता है आत्मनिवेदन, आत्मा से निवेदन करने का जो सबसे ऊंचा रूप था वो था सिजदा करना या कंप्लीट प्रोटेस्टर। ये कहता है कंप्लीट प्रोस्टेशन, प्रोस्टेशन का मतलब हुआ दंडवत प्रणाम करना, या तो सिजदा करे या पूरी तरह से अगर कोई दंडवत प्रणाम करना करके सबमिशन यानी कि आत्म निवेदन करता था तो वो सबसे ऊंचा रूप माना जाता था अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का। अंडर शाहजहां, शाहजहां के समय में दीज रिचुअल, ये जो प्रथाएं थी वह रिप्लेस, इन्हें बदल दिया गया विद किसके द्वारा, चाहत, ये कहता है तस्लीम। अब उसने जो प्रथा चलाई प्रणाम करने की, नमस्कार करने की, उसका नाम था चाहत तस्लीम। और ये कहता है जमीन बोस, जमीन बोस का मतलब होता है किसिंग द ग्राउंड, यानी कि जमीन को चूम कर प्रणाम किया जाता था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अभिवादन का जो तरीका जो शाहजहां ने चलाया था जिसका नाम था चार तस्लीम, उसका मतलब क्या था, दाएं हाथ को जमीन पर रखा जाता था, उसमें क्या था, हमारा जो दायां हाथ था उसे जमीन पर रखा जाता था और उसकी जो हथेली थी, हाँ इसमें हाथ की हथेली ऊपर की ओर होती थी और वो हाथ को धीरे धीरे जैसे ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाता था, उठाते हुए व्यक्ति खड़ा हो जाता था और उस हथेली को सिर पर लगाता था और ये कहता है ऐसा वो 4 बार करता था, यानी कि नीचे से हाथ की हथेली को ऊपर ले जाता था, माथे पर लगाता था और ऐसा वो 4 बार करता था, उसे कहते थे चार तस्लीम। और ये कहता है जमीन बोस ने वो जमीन को चूम कर अपना अभिवादन प्रकट करता था, झुककर वो जमीन को चूमता था। द प्रोटेस्ट गवर्निंग, आज का लास्ट टॉपिक, द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल माने जो नवाचार था, गवर्निंग माने शासन करने का, किसके साथ, ये कहता है डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक माने राजनयिक, और ये कहता है एनवॉय, एनवॉय माने दूत, एट द मुगल कार्ट वाज इक्वली एक्सप्लिसिटी, ये कहता है एक्सप्लिसिटी का मतलब होता है स्पष्टता, जो नवाचार था, नवाचार का मतलब क्या होता है, एक आचरण, किसके द्वारा, जो आचरण था, गवर्निंग माने जहां शासन किया जाता था वहां पे जो आचरण था किसका, राजनयिक दूतों का, एट मुगल कोर्ट, मुगल के दरबारों में वो भी समानता के साथ स्पष्टता के साथ बताया गया था। एन अम्बेसडर, अम्बेसडर माने राजदूत, एक राजदूत जो प्रेजेंट होता था मुगल दरबार के अंदर, वाज एक्सपेक्टेड, उससे आशा की जाती थी, टू ऑफर, वो व्यक्त करेगा, एक्सेप्टेबल, स्वीकार करेगा, फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, यानी कि बधाई देने के या नमस्कार करने के रूपों को स्वीकार करेगा, आइदर बाय बोविंग डीपली, या तो वो डीपली झुककर या फिर किसिंग द ग्राउंड, राजा के सामने जमीन को चूमकर इसका अभिवादन करेगा। एल्स टू फॉलो द पर्सियन कस्टम, या फिर वो पर्सियन यानी कि फारसी में जो रीति रिवाज चलता था जिसमें क्लैप्सिंग, क्लैप्सिंग माने वन हैंड, एक हैंड को, ये कहता है कि कस्टम ऑफ क्लैप्सिंग, वन हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, एक हाथ चेस्ट पर रखकर और दूसरा हाथ पीछे से लाकर अभिवादन किया जाता था। ये कहता है थॉमस रॉय। अब हम बात करेंगे थॉमस रॉय की, जो एक इंग्लिश, ये कहता है थॉमस रॉय जो एक इंग्लिश दूत था ऑफ जेम्स फर्स्ट का, उसने सिंपली, बिल्कुल सिंपल ढंग से झुककर बिफोर द जहांगीर, सम्राट जहांगीर के सामने जब यूरोपियन रीति रिवाज से नमस्कार किया, तब फर्दर सो, दरबार में सब अचंभित रह गए, बाय डिमांडिंग ए चेयर, जब उसने अभिवादन करने के बाद बैठने के लिए एक कुर्सी की मांग की तो सबको बड़ा अचंभा आया। इसके बाद कहता है द एम्पायर, जो सम्राट था, बिगेन, शुरुआत करता था अपने दिन की, एट सनराइज, उगते हुए सूरज के सामने, विद पर्सनल, निजी, रिलीजियस माने धार्मिक, डिवोशन या प्रेयर, वो प्रार्थनाएं करता था, देन अपीयर, उसके बाद वो वहां से आता था, ऑन स्मॉल बालकोनी, एक छोटी सी बालकोनी में जिसे जरोका कहते थे और जिसका फेस पूरब की ओर होता था, बिलो ए क्राउड ऑफ पीपल, नीचे लोगों की भीड़ होती थी जिसमें सोल्जर शामिल थे, जिसमें मर्चेंट शामिल थे, जिसमें क्राफ्ट पर्सन शामिल थे, जिसमें पीसेंट शामिल थे, वुमेन, औरतें शामिल थी, विद सिक चिल्ड्रन, अपने बीमार बच्चों के साथ वो वेटेड, इंतजार करते रहते थे, फॉर ए व्यू, दर्शन ऑफ द एम्परर, सम्राट के दर्शन के लिए।
जरोका दर्शन वाज इंट्रोड्यूस, जरोका दर्शन जो प्रथा थी उसे अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था विद द ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य के साथ, ताकि बोर्डनिंग, बोर्डनिंग माने व्यापक बनाया जा सके, एक्सेप्टेंशन अपनी स्वीकार्यता को, ऑफ द इंपेरियल अथॉरिटी, इंपेरियल माने शाही, अथॉरिटी माने सत्ता के सामने, ऑफ एज पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ, कि जनता में विश्वास जगाने के लिए, अपनी शाही सत्ता के प्रति स्वीकार्यता को व्यापक बनाने के लिए अकबर ने जरोका दर्शन को चलाया था। इस तरह से हमने आज का जो टॉपिक था उसमें हमने मुगल दरबार के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो मुगल दरबार था वो आगे आया, मुगल दरबार में किस तरह से अभिवादन करने के नए नए तरीकों को सामने लाया गया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम कल चलेंगे, इसी दरबार के, मुगल दरबार के कुछ और टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू एवरीवन।